स्टूडेंट आज 12th बोर्ड का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चैप्टर है। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूणपोष। अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? बीज रहित। माता युग्मकोद्भिद का विकास किस कोशिका से होता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। वायु परागित पुष्पों के लक्षण लिखिए। प्रायः सफ़ेद रंग बहुत छोटे तथा परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। ठीक है। वायु परागित पुष्पों के लक्षण क्या होते हैं? प्रायः सफ़ेद रंग और बहुत छोटे होते हैं तथा परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क क्या है? लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या होता है लघु बीजाणु चतुष्क? लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अनुन्मीलीय पुष्प किसे कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते, मतलब उसमें नर भी होता है और मादा भी। अनुन्मीलीय पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए होता है कोमेलिना। एग्जाम्पल मस्ट है, याद रखिएगा। एक किसान को अपने खेत में काम करके लौटने के बाद लगातार छींक आती रही तथा शरीर पर खुजली भी होने लगी। इसका संभावित कारण लिखे। परागकण के कारण छींक व शरीर पर खुजली होने लगी। फूल का कौन सा भाग प्रायः फल का रूप ले लेता है? ऑफकोर्स अंडाशय। भ्रूणपोष की संरचना होती है त्रिगुणित होती है। ठीक है। 3 बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए। बीज चोल। पुष्प के 4 चक्रों के नाम है बाह्य दल पुंज, स्त्री केसर, पुंग केसर। ये 4 चक्रों के नाम होते हैं पुष्प के, याद रखिएगा। लघु बीजाणु चतुष्क की गुणिता क्या होगी? अगुणित होती। पराग कणों का अंतःचोल किसका बना होता है? पराग कणों का अंतःचोल सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। अंतःचोल किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। बीजांड जो है, ठीक है, का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जो जुड़ा होता है वो हाइलम कहलाता है। किसी अनुन्मीलीय परागीय पौधे का नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा कोमेलाइना। जलकुंभी में किस प्रकार का परागण होता है? कीट परागण होता है, मतलब वहाँ पर कीट प्रजनन में काम में लिए जाते हैं जलकुंभी में। परागण किसे कहते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परागण पूछ सकते हैं। पुंकेसर के पराग कोश से पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र पर पराग कणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। बीजांड की संरचना, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इस डायग्राम को आप बिल्कुल पूरी तरीके से रट लीजिए। तो बीजांड की संरचना इनके अनुदैर्ध्य काट के अध्ययन से होता है। इस प्रकार से इसको आधा काट के इसके अध्ययन करते हैं। तो बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है, आपको दिख रहा है गोलाकार है, जो कि बीजांडासन यानी प्लेसेंटा के साथ बीजांड वृंत फनिकल्स द्वारा इसके द्वारा जुड़ा रहता है। किससे? प्लेसेंटा से। बीजांड काय का स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है हीलियम कहलाता है। इस जगह से जुड़ा होता है फनिकल्स, ठीक है, तो ये जगह क्या कहलाती है? हीलियम कहलाता है। सामान्यतः पाया जाने वाला प्रतीप एंट्रोपोस बीजांड में बीजांड वृंत नाभिका से ऊपर बीजांड की काय यानी बॉडी के साथ चलकर एक कटक रिज बनाती है। ठीक है, जिसे रैफी कहते हैं। ठीक है, जिसे रैफी कहेंगे हम। अब बीजांड शरीर एक बीजांड का न्यूसेलस बनाता है, जिसमें एक भ्रूण कोश रहता है। ये एक भ्रूण कोश है, ठीक है, न्यूसेलस बनाता है जिसमें एक भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक रहता है। बीजांड का प्रायः एक या 2 आवरण से घिरा होता है, ठीक है, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, बाहर वाले को आउटर इंटीग्यूमेंट यानी बाह्य आवरण अध्यावरण तथा अंदर वाले को अंतः अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड काय के चारों ओर से घेरे रखता है। सिर्फ एक संकरा द्वार
सकरा द्वार रहता है जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश देता है। यहाँ पर से ही ना बीजांड काय में बीजांड द्वार के समय भ्रूण कोश जो है भ्रूण कोश पाया जाता है और भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाएं अंड उपकरण या अंड समुच्चय बनाते हैं। अंड उपकरण में उपस्थित बीज की कोशिका बड़ी और नाशपति के आकार की अंड कोशिका होती है। वह शेष 2 पार्श्व स्थित कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, सहायक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सिनेरिजिड्स कहते हैं। निभाग की ओर स्थित 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स, ये जो 3 प्रमुख कोशिकाएं दिख रही है, सहायक कोशिकाएं दिख रही है। भ्रूण कोश के मध्य स्थित केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं और ध्रुवीय केंद्रक बाद में ही संयुक्त होकर द्विगुणित यानी 2n यानी द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। तो इस प्रकार जब आप इस डायग्राम को बनाना सीख जाओगे और इसी का वर्णन कर दोगे तो आराम से आपका ये जो है पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्या होता है इसका? फनिकल का यह अंडाशय से, इसका कार्य क्या होता है? फनिकल का यह अंडाशय से बीजांड को जोड़ने के साथ ही अपरा निर्माण में भी भाग लेता है। ठीक है, अध्यावरण यह भ्रूण कोश की सुरक्षा के साथ ही बीजावरण के निर्माण में भी भाग लेता है। भ्रूण कोश यह निषेचन पश्चात भ्रूण एवं भ्रूण कोश के निर्माण का कार्य करता है। इन 5 चीजों में अंतर निकालना हमको। बीज पत्रधार, बीज पत्रोपरिक, प्रांकुरचोल तथा मूलांकुरचोल, अध्यावरण तथा बीजचोल, परिभ्रूण कोश एवं फल भित्ति। ठीक है, स्वपरागण एवं परपरागण, ये 5 चीजों में हमको अंतर निकालना। तो सबसे पहले आता है बीज पत्रधार एवं बीज पत्रोपरिक में अंतर। बीज पत्रधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल टोप कहते हैं। ठीक है, बीज पत्रोपरिक बीज पत्र के स्तर से, ठीक है, ये मान के चल बीज पत्र है, ठीक, स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकाटिल बीज पत्रोपरिक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। दूसरा आता है प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में अंतर। प्रांकुर चोल स्कुटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय कक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक के प्रहरों, शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण होते हैं जो एक खोखली पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, स्कुटेलम भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले स्तर पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होते हैं जिसे हम मूलांकुर चोल कहते हैं। ये आप जड़ में पढ़ रहे हैं ना, जड़ में। तीसरा अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर। अध्यावरण बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। बीजांड मतलब ये कोई बीज है, इसके ऊपर, ठीक है, एक सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। ये क्या करता है? बीज जब अंकुरित होती है, ठीक है, तो यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को अच्छे से आने देता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता है, मतलब सूख जाता है। फलस्वरूप भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे प्रसुप्ति कहते हैं, या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती है तो वे अंकुरित होते हैं।
बीज नए परिवेश में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। अल्पवयस्क नवोद्भिद को तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। ठीक है। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। यह नवीन जेनेटिक संतान को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप होती है। परिभ्रूण कोष, कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च या चुकंदर में बीजांडकाय यानी न्यूसेलस भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूण कोष होता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर क्या होता है? सॉरी, इसका है ना यहाँ पर। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के ऊपर में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। स्वपरागण एवं परपरागण, यह एक ही पौधे के नर तथा मादा पुष्पों के बीच में होता है। यह परागण एक ही जाति के दो पौधों के नर तथा मादा पुष्पों के बीच में होता है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए कम परागणों की आवश्यकता होती है, इसके लिए अधिक परागणों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। भ्रूण कोश, एक प्रारूपी भ्रूण कोश 8 केंद्रक युक्त संरचना होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 8 केंद्र का विन्यास निम्न प्रकार से होता है। बीजांड के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर भ्रूण कोश के 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिकाओं, जिसको हम सिनर्जिड सेल्स के ठीक ऊपर एक और केंद्रक होता है जिसे हम अंडनाभिका या एग सेल कहते हैं। यह मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। भ्रूण कोश के चैलेजल सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, बायो सब्जेक्ट बहुत इजी है क्योंकि इसे किसी भी डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग पर 2 नाभिका उपस्थित रहते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई या पोलर नाभिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर की आंतरिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। पुंकेसर की आंतरिक संरचना है ये। आप इसे डायग्राम, हर एक डायग्राम को बनाना सीख लीजिए और किस चीज़ का डायग्राम है ये भी। पुंकेसर की अनुप्रस्थ काट में 4 पॉली युक्त संरचना दिखाई देती है, 1 2 3 4। इसके पुतंतु वाले भाग में एक संवहन बंडल होता है। ठीक, प्रत्येक पाली में एक लघु बीजाणु धानी होती है जिसमें 4 भित्तियां होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य स्तर, मिडिल लेयर और टेपिटम। और ये इन तीनों इसमें है तो इन तीनों में भी होता है। लघु बीजाणुधानी की गुहा में अनेक बीजाणुजनक कोशिकाएं होती है। ये दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 छोटे, जिनसे गोलाकार लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती हैं। यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक, यह पुंकेसर की आंतरिक संरचना और उसकी छोटी सी व्याख्या। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया समझिए। आवृत बीजी पौधे मतलब ये बीज है, इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है, ये आवृत बीजी हो गया। तो इन जैसे पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया समझिए। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलयित होकर युग्मंज बनाते हैं। ठीक, ये मिलकर युग्मंज बनाते हैं। इस क्रिया को संयुग्मन या निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। पराग कणों का अंकुरन होना, पराग कण की क्रिया द्वारा पराग कण उपयुक्त पुष्प के वर्तिकाग्र में, ये पुष्प है, ये वर्तिकाग्र में यहाँ पर पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण से पराग नलिका निकलती है। एक पराग नलिका का पाथ ये आगे आ रहा है, इसको देखेंगे। ये पराग नलिका, सॉरी ये वाला पराग नलिका वर्तिका से होकर, ये वर्तिका है आपका, वर्तिका से होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। यह प्रवेश 3 प्रकार में होती है। पोरोगेमी, जब पराग नलिका अंड द्वार से होकर, ठीक है, जब पराग नलिका अंड द्वार से होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम पोरोगेमी कहते हैं। दूसरा है चलाजोगेमी, जब पराग नलिका निभाग यानी चैलेजा से होकर गुजरती है
ठीक है, होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती थी। इस क्रिया को चैलेंजक भूमि कहते हैं, जैसे झाऊ, कैजुरीना। मीसोगेमी, जब पराग नलिका अध्यावरण या बीजांड वृत्त फनिकल से होकर, ठीक है, यहाँ से होकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जैसे कुम्हड़ा। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश में सहायक कोशिका के बीच से होकर आगे बढ़ती है। पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर पहुंचकर यहाँ पर पहुंचकर फट जाती है। युग्मकों का संलयन कैसे होता है? एंजियोस्पर्म में विशेष प्रकार का निषेचन होता है। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधों में। भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके युग्मंज का निर्माण करता है, मतलब एन संलयित होकर 2n का निर्माण करता है। यह युग्मंज 2n या 2x द्विगुणित संरचना कहलाती है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ मिलकर ये त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस प्रकार दो नर युग्मक का संलयन 2 बार होता है। इस प्रकार के निषेचन को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन का वर्णन नवशीन ने किया था। आवृत बीजी में त्रिगुणित केंद्रक बनने की प्रक्रिया को त्रिसमीकरण कहते हैं। इस त्रिगुणित केंद्रक को प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। इस त्रिगुणित केंद्रक जो बनता है ना, उसको प्राथमिक भ्रूण केश केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। महत्व, दोहरा निषेचन द्वारा निर्मित त्रिगुणित केंद्रक विकसित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है और यह भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश, बीज तथा बीजांड में अंतर बताना। भ्रूण कोश यह एक अगुणित रचना है और भ्रूण कोश त्रिगुणित रचना है। यह बीजांड में पाया जाता है और यह बीज में पाया जाता है। भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, पहले होता है, और भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है और इसमें भोजन संचित होता है। भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशाएं, अंड कोशा, सहायक कोशाएं तथा मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशा, अंड कोशा, सहायक कोशा इत्यादि नहीं होता है। बीज तथा बीजांड में अंतर, बीज का निर्माण फल में होता है। बीजांड अंडाशय में निषेचन से पूर्व पाई जाने वाली महाबीजाणुधानी है। बीज में भ्रूण कोश नहीं होता, बीजांड में भ्रूण कोश होता है। बीज में भ्रूण होता है, बीजांड में भ्रूण नहीं होता है। बीज में भ्रूण कोश हो सकता है, बीजांड में भ्रूण कोश नहीं होता है। बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, बीजांड का अंकुरण नहीं होता है। बीज में बीजांडकाय अनुपस्थित या पेरिस्पर्म के रूप में होता है और बीजांड में मुख्य उत्तक बीजांडकाय होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर पौधों में लैंगिक प्रजनन खत्म होता है और इसमें का आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और यही सारे क्वेश्चंस में से पूछेंगे आपको, बड़े क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको डाउट हो कमेंट करके ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच।